जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं श्रीकांत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी पर। हम लोग पिछले वीडियो में 2022 का पांचवा सेट सॉल्व कर रहे थे और आज हम उसके आगे का सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चौथे का खा पार्ट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, चौथे के खा जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोदायरी कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक सॉल्व के एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट करिए। तो देखिए, जो कोलाइडी विलेन होते हैं, तो कोलाइडी विलेन में जो कोलाइडी कण होते हैं उनके ऊपर या तो धनात्मक आवेश होता है या ऋणात्मक आवेश होता है। अब ये आवेश आता किस तरीके से है? इसमें क्या होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो विलेन में उपस्थित उभयनिष्ठ आयन को, जो विलेन होता है उसमें जो कॉमन आयन होते हैं उसको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। अगर उन्होंने अपनी सतह पर धनात्मक आयन को अधिशोषित कर लिया तो उन पर धनावेश आ जाता है। अगर उन्होंने अपनी सतह पर ऋण आयन को अधिशोषित कर लिया तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इस तरह के अधिशोषण जो होता है उनकी सतह पर, इसको हम कहते हैं प्राथमिक परत या प्राथमिक लेयर। ठीक है। अच्छा, इसके आयनों को जो आवेश आता है कोलाइडी विलेन में, जो कोलाइडी कणों पर आवेश आता है, इसके आवेश को काउंटर करने के लिए एक द्वितीयक लेयर जो टेम्परेरी आयन होते हैं, जिसको हम गौड़ स्तर कहते हैं, जिसे द्वितीयक स्तर कहते हैं, उसके आवेश को बैलेंस करने के लिए बन जाती है। तो इस प्रकार से उस पर धन या ऋण आवेश आ जाता है। तो चलिए, इन्होंने कहा है कि दो उदाहरण देकर समझाइए, एक धनात्मक का एक ऋणात्मक का। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराई गई तो AgCl का कोलाइडी विलेन बनता है। तो किस तरीके से AgCl जो है काम करता है, देखिए AgCl का जो कोलाइडल पार्टिकल होता है वो अपनी सतह पर विलेन में उपस्थित Cl माइनस आयनों को अधिशोषित कर लेता है। Cl माइनस आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको कहते हैं प्राथमिक लेयर। क्या कहते हैं? प्राथमिक लेयर। और इसकी वजह से इस पर कैसा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। और इसको काउंटर करने के लिए इसके पास में विलयन में उपस्थित Na+ आयन आ जाते हैं। जितने Cl माइनस इसकी सतह पर अधिशोषित होंगे उतने ही Na+ आयन इसकी सतह पर आ जाएंगे, जिससे इसकी उदासीनता मेंटेन रहती है। लेकिन ये द्वितीयक स्तर कहलाती है। कौन सी स्तर कहलाती है? द्वितीयक स्तर कहलाती है। ये गौड़ स्तर होता है, द्वितीयक लेयर होती है, इसको गौड़ लेयर भी कहते हैं। और ये जो है अस्थायी होती है, लेकिन ये इसके ऊपर फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है? ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो ये AgCl का जो कोलाइडी विलयन होता है ऋणावेश का उदाहरण हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब हम फेरिक क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइडी कण होते हैं, ये प्राथमिक लेयर जो बनाते हैं, ये पार्टिकल है कोलाइडल पार्टिकल। ये जो प्राथमिक लेयर बनाते हैं ये अपने ऊपर फेरिक Fe3+ आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं इस तरीके से। Fe3+ आयनों को इन्होंने अधिशोषित कर लिया तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो इसको कहते हैं प्राथमिक लेयर। कौन सी लेयर कहते हैं? प्राथमिक लेयर। इसको काउंटर करने के लिए इसकी सतह पर Cl माइनस आ जाते हैं। जैसे एक Fe है तो इसके पास कितने Cl माइनस आ जाएंगे? 3 Cl माइनस आ जाएंगे। इधर भी 3 Cl माइनस आ जाएंगे। ये द्वितीयक लेयर हो जाएगी। ये 3 Cl माइनस आयन, इसको गौड़ लेयर भी कहते हैं। तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, लेकिन चूंकि ये धन आयन है इसकी सतह के ऊपर परमानेंट फिक्स हो जाते हैं, इसलिए ये पार्टिकल कैसा हो जाता है? धन आवेशित हो जाता है। और इस पर कैसे हो गए? AgCl के कोलाइडी विलयन पर Cl माइनस आयन आ गए तो ये परमानेंट अधिशोषित हो गए। तो इसलिए ये पार्टिकल AgCl कैसा हो गया? ऋण आवेशित हो गया। और इसके ऊपर जो काउंटर आयन होते हैं ये अस्थायी होते हैं। जब ये चलते हैं दूसरे के पास तो ये इसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक लेयर कहते हैं। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद है चौथे का गा पार्ट। क्या होता है जबकि केवल समीकरण लिखी? तो उसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है
एनिलीन की नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर क्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया का नाम है डाईएजोनीकरण। ये देखिए आपका हो गया एनिलीन C6H5NH2। इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं HNO2 से HCl के साथ, तो HNO2 बनता कैसे? NaNO2 और HCl की क्रिया से HNO2 बनता है, क्योंकि HNO2 स्थायी अस्थायी होता है, ठीक है, और ये लैब में रखा नहीं रह सकता, तो इसलिए तुरंत के तुरंत अगर किसी चीज की अभिक्रिया हमें HNO2 से करानी होती है तो हम NaNO2 व HCl से उसकी क्रिया कराते हैं। और लो टेम्परेचर रखा हुआ है, कितना रखा? 273 273 टू 268 केल्विन, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो क्या होगा, यहां पर हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस प्लस H2O। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हमें मिलेगा, बेंजीन डाई बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिलेगा, और ये अभिक्रिया कहलाती है डाईएजोनीकरण या डाईएजोटाइजेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ठीक है। इसके बाद है एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करवाते हैं, करवा दो भैया। एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करवाएंगे तो 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन मिलती है। देख लो यहाँ इतने में कराए दे रहे हैं, ये शॉर्ट में लिख लीजिए, इतनी जगह यहाँ पर बची हुई है, इसमें हम ये लिया हमने एनिलीन C6H5NH2। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन वाटर से, तो क्या हो जाएगा? तो होगा ये, यहाँ पर तो लगेगा NH2, इधर पे Br, इधर पे Br और इधर पे Br। तो ये हो गई 2, ये हो गई 1, ये 3, ये 4, ये 6, सॉरी ये 5, ये 6। तो हमें क्या मिल गया? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये समीकरण हम लिख देंगे, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ये ट्राईब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन है, आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए, आणविक ज्यामिति के जो आधार पर प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो फाइबरस प्रोटीन होते हैं, दूसरे ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। फाइबरस प्रोटीन को रेशेदार प्रोटीन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं और रेशे नुमा प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जैसे हमारे जो बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हमारी फाइबरस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और ये जो फाइबरस प्रोटीन होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं। दूसरे होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होते हैं? ये एक गोल तरीके की कुंडली नुमा संरचना बनाते हैं, गोल टाइप का संरचना बनाते हैं, जिसमें जो इनका जो वसा में घुलनशील भाग होता है वो अंदर की तरफ रहता है, और जो जल में घुलनशील यानी ध्रुवीय भाग होता है वो बाहर की तरफ रहता है, जिससे ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो इस टाइप के जो प्रोटीन होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है, एंजाइम्स हैं और इंसुलिन है, ये सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन का हिस्सा है, ठीक है। अब इन्होंने आगे पूछा है कि प्रोटीन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, प्रोटीन जो है 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है संरचना के आधार पर, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। जो तृतीयक संरचना होती है उसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वही प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, फिर बहुत सारे जो बॉन्ड जुड़ जाते हैं अमीनो एसिड आपस में, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्राप्त होते हैं। तो इनमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं एक विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं, अगर वो क्रम बदल दिया जाए तो अमीनो एसिड के गुण बदल जाते हैं, यानी प्रोटीन के गुण बदल जाते हैं। तो विशिष्ट प्रकार की इनका जो क्रम होता है, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको प्राथमिक संरचना कहते हैं। द्वितीय संरचना में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं, तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, द्वितीयक संरचना कहते हैं।
और तृतीय संरचना में क्या होती है कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो एक दूसरे के साथ कुंडलित हो जाती हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसको हम लोग कहते हैं तृतीयक संरचना। और जो चतुर्थक संरचना होती है प्रोटीन की, ये सर्वाधिक स्थायी प्रोटीन होते हैं। इसमें सहसंयोजक बंधनों के साथ साथ विद्युत आकर्षण बल भी बने होते हैं, वान डेर वाल्स बल भी होते हैं और एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं जो अत्यधिक स्थायी होता है। तो इसे हम कहते हैं चतुर्थक संरचना। तो बहुत शॉर्ट में पूछा गया था, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, केवल इतना इसमें लिखना है और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बकाया हमने इसको लिखकर डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल ही दिया है। ठीक है। अगला 5वें का है ग्लूकोज के विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज प्रभार 180 100 ग्राम जल में घुला है। इस विलयन का क्वथनांक कितना है और जल के मोलल लवणीय स्थिरांक की गणना करिए। तो आइए गणना करते हैं। तो मोलल लवणीय स्थिरांक के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए क्या फार्मूला लिखेंगे? m बराबर 1000 इंटू kb इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W, जहां m क्या है? m है विलेय का अणुभार, स्मॉल w विलेय का भार है, kb मोलल लवणीय स्थिरांक है, डेल्टा टीवी जो है क्वथनांक में हुई वृद्धि है और कैपिटल W आपका है विलायक का भार। आइए सारी वैल्यूज यहाँ पर रखना शुरू करते हैं। अणुभार कितना दिया गया है? 180। ग्लूकोज का अणुभार है 180 जो कि सवाल में आपका दिया गया है। उसके बाद 1000 को जैसे के तैसे लिख दिया। मोलल लवणीय स्थिरांक के भी हमसे पूछा गया है। उसके बाद ये जो स्मॉल w है, स्मॉल w को कहा है 12 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा 12 ग्राम दी गई है। और क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा टीवी बराबर होगा, ये हो गया है बाद में 100.34 और हमें पता है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.34। तो 0.34 इंटू कैपिटल W का मान 100 ग्राम जल में घोला गया, तो ये 100 ग्राम जल में घोल दो। अब क्या करेंगे? अब ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो करिए। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब ये 17.17। अब क्या हो जाएगा? ये कट जाएंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो kb बराबर 17 तिया 51.51 केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। ये हमारा आ गया क्या? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये हमारा आंसर हो गया। सो सिंपल, बहुत ही आसान है। 5वीं का गा करने से पहले हम लोग 5वीं का खा करेंगे। सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? देखिए, अणु जब आपस में टकराते हैं, संघट्ट सिद्धांत के अनुसार टकराते हैं, उसके बाद वो क्रिया करते हैं, तो अणुओं में एक एवरेज ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा से अधिक क्रिया करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे दो अभिकारक अणु आपस में टकराए और टकराने के बाद उनको क्रिया करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। केवल टकराने मात्र से क्रिया नहीं हो जाती, टकराने के बाद आपस में क्रिया करने के लिए भी उनके पास ऊर्जा होनी चाहिए। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर के उपरांत क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है अणुओं के मध्य में, उसको हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, सक्रियण ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, उनकी उनकी जो अभिक्रिया होगी उतनी ही कम होगी, उतनी ही स्लो होगी, या उनके क्रिया करने के चांसेस उतने ही कम होंगे। ठीक है। और सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी उतनी ही उनकी क्रिया करने के चांस ज्यादा होंगे। अब ये चीज उल्टी जैसी लग रही होगी, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये ऊर्जा का एक ग्राफ है,
यहाँ से यहाँ तक एवरेज ऊर्जा है, यानी कि कोलिशन के लिए एनर्जी चाहिए यहाँ तक, ये एनर्जी चाहिए यहाँ तक आपस में अणुओं को टकराने के लिए। उसके बाद ये जो एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इतनी ऊर्जा चाहिए आपस में क्रिया करने के लिए। अब ये अगर ऊपर चला जाएगा, अगर ई ए का मान बढ़ जाएगा तो क्रिया करने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा अणुओं के पास कम ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, टक्कर के उपरांत जो एवरेज ऊर्जा होती है उससे अधिक क्रिया करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसे ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्होंने आगे पूछा है कि किसी अभिक्रिया के लिए 400 व 600 अब इन्होंने आगे कहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए 400 व 600 केल्विन वेग पर वेग स्थिरांक क्रमशः इतने इतने दिए गए हैं, तो इनकी सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा में क्या संबंध होता है, log k2 बटे k1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ई ए बटे 2.303 इंटू आर ऊपर T2 माइनस T1 बटे T1 T2। अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज आपको दी गई है उनको आपको रखना है। तो log K2 का मान दिया गया है 0.8 बटे K1 का दिया गया है 0.2। एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है 2.303। आर की वैल्यू हमें दी गई है 8.314 8.314 जूल केल्विन इंटू मोल इनवर्स। और T1 T2 इसकी वैल्यू दी गई है, तो T1 T2 तुम्हारे कितने हैं 600 व 400 केल्विन। तो T2 600 है माइनस 400 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 400। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 4 2 दूनी 4 बराबर ई ए अपॉन में 2.303 इंटू 8.314, इधर ये 200 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 400, ये 2 टाइम कट जाएंगे। और log 4 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 0.6, तो इसको इधर ले आए 0.6 इंटू 2 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 600 इज इक्वल टू ई ए। इतने का हमें मल्टीप्लाई करना है, हम सॉल्व कर लें तो 13,785 जूल इंटू मोल इनवर्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग किलो जूल में बदल ले रहे हैं, ई ए बराबर 13.79 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी निकल आएगी। बस इसको सॉल्व कर लेना, गुणा एक बार देख लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है संक्रमण तत्व क्या है, इसके चुंबकीय गुण, रंगीन आयन बनना, संकुल बनना, ये हम 2-3 सेट्स में करवा चुके हैं। फिर भी आप देखिए सेट नंबर 4 जी के क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 में हमने इसको सॉल्व कराया, आप वहां से जाकर इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद इन्होंने IUPAC नेम्स पूछे हैं, देखिए K4 FeCN का 6। तो सबसे पहले क्या का नाम लिखते हैं, धनायन का। धनायन का क्या है, पोटेशियम। अब संकुल में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो 6 CN है तो हेक्सासाइनो। अब रिनाइन में आयरन को क्या लिखेंगे, फेरेट, इसमें 8 लगा देते हैं, फेरेट। अब इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, तो K की +1 होती है तो +4 हो गई, 4 के हैं, प्लस Fe की X हो गई, CN की -1 होती है
तो -6 हो गई इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखेंगे तो Fe की जो ऑक्सीजन स्टेट निकलेगी वो 2 निकलेगी, तो फेरेट सेकेंड हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो है, ये तो पहला हो गया, दूसरा आपका होगा AgNH3 का होल ट्वाइस और AgCN का ट्वाइस। तो सीधी सी बात है, धनायन को पहले लिखा जाता है, किसी भी साल्ट में धनायन को पहले लिखा जाता है। तो इसमें धनायन को लिखना है, तो डाई अमीन, 2 अमोनिया है, तो डाई एमीन हो गया। अब इसमें पहले हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ले रहे हैं सिल्वर की, क्योंकि हमें यहीं पे लिखनी है और यहाँ भी लिखनी है। तो 2 Ag है तो 2x हो गया, प्लस NH3 का तो 0 हो गया और Cn का हो गया -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस 1 आएगी तो 1 इसकी, तो डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट, इसको फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि x इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी निकली है 1। इसके बाद ऋणायता लिखेंगे, तो डाई साइनो, लिगेंड को पहले लिखते हैं, डाई साइनो। अब यहाँ पर तो सिल्वर लिख लिया था, धनायन में सिल्वर लिख लेते हैं, लेकिन ऋणायन में क्या करेंगे, अर्जेंटेट, यानी कि इसमें सेंट्रल मेटल नाम में 8 लगा देते हैं, अर्जेंटेट। अभी किसका, इसका भी फर्स्ट आएगा, अर्जेंटेट फर्स्ट, राइट। इस तरीके से इसके IUPAC नाम लिखे जाएंगे। इसके बाद छठवें का है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2, 3, 4 व 5 के ऑक्साइडों के नाम व सूत्र लिखिए। यानी नाइट्रोजन के ऐसे ऑक्साइड लिखने हैं जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो और 5 हो। तो देखिए सबसे पहला जो ऑक्साइड है छठवें के का, वो हम देखेंगे, वो है NO। इसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट N की होती है। इसमें N की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो O की -2 होगी, तो N की कितनी हो गई, +2। ठीक है, 2 का इन्होंने पूछा है तो 2 वाली का ये हो गया। फिर है N2O3, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसमें N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जाके तो +3 निकलेगी जाके, N की 2x, इसकी -6, 2x बराबर -6, तो x बराबर +3 आ जाएगी। फिर है 4 ऑक्सीजन, तो NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था निकलेगी जाके +4 और N2O5, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसमें जब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे जाके तो +5 निकलेगी जाके। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या 3, 4, 2 और 5 वाले जो ऑक्साइड्स हैं वो इनके नाम नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब छठवें का सेकंड पार्ट है और उसके अथवा का फर्स्ट पार्ट है। देखिए हमने जो अनसॉल्व सॉल्व किए हैं उन सबकी प्लेलिस्ट बना के वहां पे डाल दी अपने चैनल पे, ठीक है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और रिपीट क्वेश्चन को वहीं से आप सॉल्व करिएगा। देखिए अमोनिया बनाने की विधि हम जो है पहले सेट जो GH सेट है उसमें सॉल्व करा चुके हैं। ये आपको दूसरे वीडियो में यानी सेकंड पार्ट में मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 6 का वहां पर डिटेल में हमने इसको समझाया हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, उपयोग और गुण को हमने चौथे सेट जिससे पहले सेट करवाया था GK, उसके सेकंड वीडियो में यानी सेकंड पार्ट में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये वहां पर हमने सॉल्व कराया है, राइट।
अगले बात है क्या होता है जबकि केवल समीकरण लिखिए। कॉपर को गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए कॉपर को गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें कॉपर नाइट्रेट मिलता है। ये देखिए कॉपर नाइट्रेट हमें मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। और जब ठंडे व तनु NaOH विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड हमें मिलता है, NaOCl बनता है। जब NaOH की ठंडे व तनु NaOH के विलयन में हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। ये कैसा है? ठंडा व तनु, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। इसी में एक और पूछा जाता है कि जब गर्म व सांद्र NaOH में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमें सोडियम क्लोरेट NaClO3 मिलता है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा तो उसको भी बता देंगे। ठंडे व तनु के साथ जब गर्म करते हैं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलता है, और गर्म व सांद्र के साथ जब करते हैं तो हमें सोडियम क्लोरेट मिलता है। फिलहाल ये दो समीकरण यहाँ से हो गए। इसके बाद इन्होंने ऑर्गेनिक के IUPAC नाम पूछे। तो पहला इन्होंने जो पूछा है छठवीं का था पार्ट का फर्स्ट है C6H5OCH2CH3। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एथॉक्सी बेंजीन। इसका IUPAC नाम हो गया एथॉक्सी बेंजीन। और दूसरा है आपका CH3CH2 का होल ट्वाइस COH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको हम खोल लेंगे ब्रैकेट को, CH3CH2CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम ये पेंटीन है और ऑल भी है, तो पेंट 1 इन टू ऑल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। पेंट 1 इन टू ऑल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। यहाँ छठवें के खा के फर्स्ट पार्ट तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे का जो अनसॉल्व इसका बचा हुआ है अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, और हमारे अनसॉल्व को सॉल्व करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।